हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस में। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर इनकी बात करें तो जब भी हम पीजीटी टीजीटी की क्लास लेंगे तो हम कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम उनकी बायोग्राफी में क्या क्या हुआ, उसके बाद उनकी फेमस वर्क की कुछ लाइनें, ये 3 चीज़ों को हमें कवर करना है और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक, उसको आगे पढ़ने से पहले अभी हम विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट वगैरह जान लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। उनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था एट कुकरमाउथ, कम्बरलैंड। ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पहले पूछे जा चुके हैं उनको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 एट कुकरमाउथ, कम्बरलैंड में हुआ था। आगे इनके बारे में बात करें तो द प्लेस इज़ नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट। उस प्लेस को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में आगे बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ है वो 23 अप्रैल 1815 को। इनको एक बीमारी थी प्लस इस वजह से इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 80। व्हेन ही वॉज 80 ही वॉज डाइड। और इनकी जो वरीर है, इनको दफनाया गया दैट इज़ गैस मेयर चर्चयार्ड में। इनको यहाँ पर दफनाया गया। अगर इनके फादर की नेम की बात करें तो जॉन वर्ड्सवर्थ इनके फादर थे और मदर थी एनी कुक्सन। ठीक, चलिए आगे देखिए। वर्ड्सवर्थ के बारे में जो जानने की चीज़ है वो इनकी डेफिनेशन और है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी डेफिनेशंस भी दी हैं। पहली जो डेफिनेशंस हैं इनकी 2 पोइट्री की डेफिनेशन है। वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, देयर आर 2 डेफिनेशंस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। द फर्स्ट वन इज़ पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट्स टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली है और बहुत सारे लोगों को पता भी रहती है। तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इस डेफिनेशन को पूछा जाएगा कि डेफिनेशन किसने दी है। बट द सेकंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुझे लगता है कि जो दूसरी वाली है ये थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज तक इसको बड़ा कम पूछा गया है। और जैसे जैसे टाइम जाता है तो पैटर्न चेंज होता है और पैटर्न में वो चीज़ें आती हैं जो अभी तक पूछी नहीं गई हैं। तो ये जो पोइट्री डेफिनेशन है पोइट्री की विलियम वर्ड्सवर्थ की, द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ द इम्प्रेशन एक्सप्रेशन विच इज़ इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंसेस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की दूसरी पोइट्री की डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशंस हैं पोइट्री की। इन दोनों डेफिनेशन को याद करना है आप लोगों को और आगे बढ़ते हैं बेटा इसी तरीके से। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। सम फैक्ट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। ही वॉज अ इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड क्रिटिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो जो वर्ड्सवर्थ थे ये रोमांटिक पोइट थे। अब अगर आप बात करें रोमांटिक पोइट की तो रोमांटिक पोइट मीन्स द पोइट विच बिलोंग्स टू रोमांटिक एरा। वो पोइट जो रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। अगर हम रोमांटिक एरा की बात करें तो आप लोगों ने बीए वगैरह में पढ़ा होगा रोमांटिक एज, या फिर आपने एमए में पढ़ा होगा रोमांटिक एज के बारे में। तो रोमांटिक एज इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1798 टू 1837। अब इस एज में कुछ और भी राइटर रहे हैं पीवी शैली, जॉन कीट्स। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर पोइट थे। नेचर पोइट भी बोला जाता है इन्हें। रोमांटिक पोइट के साथ साथ क्रिटिक थे, रोमांटिक पोइट थे, नेचर पोइट थे। पीवी शैली भी है ना। जॉन कीट्स को ब्यूटी ऑफ नेचर बोला जाता है या लवर ऑफ ब्यूटी बोला जाता है ना। अगर हम बात करें जॉन कीट्स की तो, लेकिन अगर हम आज बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की तो रोमांटिक पोइट 1798। अब 1798 इज़ द फेमस ईयर for literature students because 1798 में
विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा, लिरिकल वैलिड। लिरिकल वैलिड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स which is written by two famous poets, William Wordsworth and S.T. Coleridge. William Wordsworth wrote 19 poems in this volume, in this work, and S.T. Coleridge wrote 4 poems in this work. There are 23 poems in Lyrical Ballads. अब अगर हम बात करें तो जब मैंने बोला लिरिकल बैलेड्स की, तो लिरिकल बैलेड 1798 में आया। लेकिन क्या वर्ड्सवर्थ ने एक जो रोमांटिक एज शुरू करी 1798 में, ये जो रोमांटिक एज है ये क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज मीन्स सूडो क्लासिकल या फेक क्लासिकल एज, इसको चेंज करके आई। अब रोमांटिक एज में क्या हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में जो लिरिकल बैलेड लिखा ये चेंज था, एक अचानक चेंज किया गया न्यू क्लासिकल एज से रोमांटिक एज में। अब ये न्यू क्लासिकल एज क्या थी, जो ये न्यू क्लासिकल एज है ये स्टार्ट हुई 700 to 1750, ये स्टार्ट हुई 700 में और ख़त्म हुई 1750 में। अब ये न्यू क्लासिकल एज क्या थी, न्यू क्लासिकल एज का चेंज था। क्लासिकल एज में जो पोएट्री लिखी गई थी दैट इज़ फुल ऑफ मैनर एंड मैटर, मतलब मैनर इनका बहुत अच्छा था और मैटर भी बहुत अच्छा था। लेकिन न्यू क्लासिकल एज आई, फेक क्लासिकल बोलते हैं जिसे, सूडो क्लासिकल बोलते हैं, इस एज में जो पोइट थे उन्होंने मैनर तो फॉलो किया, बिल्कुल मैनर जो था वो क्लासिकल एज का था, लेकिन जो मैटर था वो क्लासिकल एज से डिफरेंट हो रहा था। क्योंकि हम भाई फॉर्मेट तो पैटर्न का फॉलो कर सकते हैं, जैसे सोनेट थे तो बहुत सारे लोगों ने सोनेट लिखे तो उन्होंने सोनेट का पैटर्न तो फॉलो कर लिया, राइमिंग स्कीम तो फॉलो कर ली, बट हर कोई जो राइटर थे वो फेमस तो नहीं हो पाए। सर थॉमस वाइट जो इटली से सोनेट लेके आए थे वो फेमस नहीं हुए। विलियम शेक्सपियर फेमस हुए बिकॉज ही नो हाउ टू राइट द प्रॉपर मैटर ऑफ द वर्क। क्लियर। तो क्लासिकल पीरियड की बात करें तो क्लासिकल पीरियड 1200 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। आपको पता होगा कि जो एज है, जैसे हम समझते हैं साइड से थोड़ा सा, जो एज है जैसे ये लाइन, ये जो लाइन है दैट इज़ 0, इससे पहले बिफोर क्राइस्ट एंड इसके बाद एना डोमिनी, इट मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले और क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो क्राइस्ट के जन्म से पहले 1200 से लेके 455 CE तक जो ये समय था, इट इज़ द टाइम ऑफ क्लासिकल एज। क्लासिकल एज में होमर, हेरोइक, है ना, ये सारे जो पोइट थे वो थे। तो इनका जो मैटर था एंड मैनर था दैट इज़ जो इनका मैटर था और मैनर था वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब ये न्यू क्लासिकल पोइट्स आए इन्होंने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस न्यू क्लासिकल को रोमांटिक एज में लेके कन्वर्ट कर दिया। अब रोमांटिक एज जो इसके फीचर हैं, अब उनमें से जो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ इट इज़ इमेजिनरी। ये वो इमेजिनरी होती है, इमेजिनेटिव होती है, हाईली सेंसुअस होती है, हाईली सेंसुअस। अब इसमें इमेजिनेटिव पोइट बहुत ज़्यादा होता है ना, पर्सनल भी हो जाता है कई बारी। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अगर हमने इतनी चीज़ समझ ली तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में और जाने तो ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ 5 चिल्ड्रन। ये 5 बच्चों में अपनी माँ के सेकेंड चाइल्ड थे। अगर ये अपनी माँ के सेकेंड चाइल्ड थे तो बाकी जो बचे 4 उनका नाम क्या था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेस्ट 5 चिल्ड्रन? तो फर्स्ट इज़ रिचार्ड,
सेकंड डॉर्थी, सॉरी, फर्स्ट इज रिचार्ड, सेकंड इज विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड इज डॉर्थी, फोर्थ जॉन एंड फिफ्थ क्रिस्टोफर। क्लियर? देखिए, नाम के बीच में कंफ्यूज ना होइएगा। वर्ड्सवर्थ के फादर का नेम भी जॉन था एंड उसके भाई का नाम भी जॉन था। क्लियर? डॉर्थी के बारे में समझें तो डॉर्थी का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। आप बहुत जगह देखेंगे डॉर्थी को। ठीक, इन 1778 व्हेन ही वाज ओनली 8 years old हिज मदर हैज़ पास्ड अवे। 1778 में इनके साथ एक दुर्घटना हुई जिनमें इनकी माँ की डेथ हो गई। अब दुर्घटना मीन्स दुर्घटना हियर इट डजंट मीन एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ भी हो सकती है। इन 1779 हिज रिलेटिव सेंट हिम टू स्कूल एट हॉक्सवेल। उसके बाद 1779 में इनकी जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उन्हें स्कूल भेज दिया हॉक्सवेल। ठीक, आगे 1787 में ही वॉज इनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। जब ये 1787 में यूनिवर्सिटी में थे तभी इन्हें एक टीचर मिले, विलियम टेलर। विलियम टेलर ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया पोएम्स लिखने के लिए। अगर हम बात करें 1779, तो जब ये स्कूल में थे उसी टाइम पीरियड में इनकी एक थोड़े समय के लिए गर्लफ्रेंड थी, विलव्ड थी, जिसका नाम था मैरी हचिंसन। अब मैरी हचिंसन का भी इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अब मैरी हचिंसन का जो रोल है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ही हैड अ वेरी शॉर्ट लव अफेयर विद मैरी एस्थवेट इन स्कूल टाइम। In 1791, he received his bachelor degree from Cambridge University. In 1791, he traveled to France where he witnessed the middle stage of French Revolution. ये TCT 2004 में पूछा गया था। 1791 में नवंबर के टाइम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, 1791 नवंबर में जो वर्ड्सवर्थ थे, ये क्वेश्चन TCT 2004 में पूछा गया है। वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए। कहाँ गए वर्ड्सवर्थ? फ्रांस। अब वर्ड्सवर्थ जब फ्रांस गए तो वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फेस किया। ही मेड 2 trips टू फ्रांस इन 1790 to 1791। ये 2 बार 1790 से 1791 तक ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कितनी बार फ्रांस गए, तो 1790 to 1791 2 बार फ्रांस गए। वेयर ही फेल इन लव विद फ्रेंच वुमेन मैरी एने वेलन, जहाँ पर इन्हें मैरी एने वेलन से हो गया प्यार। मैरी एने वेलन का दूसरा नाम एनेटी वेलन भी है। अब कुछ लोगों का कहना है, जो सच भी है, कि एनेटी वेलन से इन्हें एक डॉटर हुई जिसका नाम था कैरोलिन, एने कैरोलिन। अब जब ये फ्रांस में थे या 1790 to 1791, इन्होंने अपनी एक फेमस वर्क डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो 1793 में पब्लिश्ड हुई, इसका बहुत बड़ा पार्ट लिख लिया था, कंपोज कर लिया था। और इन जनवरी 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 1793 में इन्होंने अपनी एक पोइट्री एन इवनिंग वॉक लिखी और एक डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी लिखी। क्लियर? जब ये सब हुआ तो 1795 से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो गई थी, लेकिन तभी खुदा न खास्ता इनका एक फ्रेंड रेस्ले कैल्वर्ट इनके लिए भगवान बनकर आ गया। एंड ही रिसीव्ड अ लेगेसी ऑफ 900 pounds फ्रॉम हिज फ्रेंड रेस्ले कैल्वर्ट एंड सेट्स अप हाउस इन डॉर्सेट इंग्लैंड विद हिज सिस्टर डॉर्थी इन 1795। अब इनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए। 1795 में
जब इनकी फ्रेंड रेस्ली कैल्वर्ट ने 900 पाउंड्स इन्हें दिए तो इन्होंने एक मकान अपना बनवाया डॉर्सेट में, इंग्लैंड। सेम ईयर ही मेट सैम्यूल टेलर कॉलरेज इन सोमरसेट। देयर फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795। 1795 में ही इनकी जो मीटिंग होती है वो होती है सैम्यूल टेलर कॉलरेज से। 1795 में ही इनकी जो मीटिंग होती है वो होती है सैम्यूल टेलर कॉलरेज से। अब जब इनकी मीटिंग सैम्यूल टेलर कॉलरेज से होती है तो इनकी जो दोस्ती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। Between 1795 to 1797 he wrote his only play The Wanderers. It is a worst tragedy set during the reign of King Henry III of England. 1795 में ये अपना एक प्ले लिखते हैं 1795 से 1797 तक, जिसका नाम है द वॉन्डरर्स। ये एक वर्स्ट ट्रेजिडी है जो किंग हेनरी III के कार्यकाल के दौरान का है इंग्लैंड में। अब जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि बॉर्डर्स पढ़ा हमने अभी, लिरिकल वैलिड्स पढ़ा, तो इन जब चीज़ों की बातें हो रही है तो इससे हमें एक चीज़ मालूम पड़ता है कि जो वर्क्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, और इन वर्क को अगर आपको पढ़ना है तो इनकी इम्पोर्टेंट कोटेशन क्या थी, इम्पोर्टेंट वर्ड्स क्या थे, इसमें लाइंस क्या हैं जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। These are the part of the reading which we cover in the next video। चलिए, तो उन्होंने 1795 में क्या लिखा, एक वर्क अपना द वॉन्डरर्स। In 1797 Wordsworth and his sister Dorothy moved to Alfoxden House, Somerset। अब Somerset is the place where Samuel Taylor Coleridge met वर्ड्सवर्थ। तो अब उन्होंने वहाँ से मूव करके उधर पहुँच गए। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम कॉलरेज होम इन नीदर स्टोवे। थोड़ी सी ही दूरी पर एस टी कॉलरेज का मकान था। वर्ड्सवर्थ रोट अ पीटर वेल एज अ रिप्लाई टू कॉलरेज द एंशिएंट मैरिनर। अब जब 1797 गुजर गया, अब 1798 द ईयर इम्पोर्टेंट ईयर फॉर द लिटरेचर स्टूडेंट। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज ने दोनों ने मिलकर एक लिरिकल वैलिड लिखा जिसे बोला जाता है मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। इट मीन्स रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म का घोषणा पत्र। अब 1798 में जब ये लिरिकल वैलिड्स आया, जिसमें 23 पोइम्स थी, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 एस.टी. कॉलरेज ने। अब जो फर्स्ट पोइम थी वो एस.टी. कॉलरेज ने लिखी थी, एंड जो लास्ट पोइम थी टिंटन अवे, दैट इज़ रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। अब कहानी 1798 ही तक नहीं रही लिरिकल वैलिड की, क्योंकि ये एक चेंज था, है ना। इन्होंने एक नई चीज़ को इन्वेंट किया, नए पैटर्न को लेकर आए, तो इन्हें 1800 में लिखना पड़ा प्रीफेस टू द लिरिकल वैलिड्स, जिसमें इन्होंने लिरिकल वैलिड्स के बारे में बताया। जब इन्होंने 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल वैलिड लिखा तब भी बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि लोगों को अभी भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक अपेंडिक्स जोड़ी। अपेंडिक्स, अब ये अपेंडिक्स आई 1802 में, जिसमें इन्होंने पोएटिक डिक्शन के बारे में बताया। और फिर बात तब भी ख़त्म नहीं हुई लिरिकल वैलिड्स की, तो 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनका 4th एंड द फाइनल एडिशन निकाला लिरिकल वैलिड्स का। क्लियर। अब जब ये सारी चीज़ चल रही थी तो 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ट्रैवल किया फ्रांस के लिए, जिससे वो अपनी बेटी डॉटर कैरोलिन, एनी कैरोलिन से मिल सके।
अब ये एरर जो उनकी डॉटर थी कैरोलिन, इनसे ये मिलने तो गए थे इसलिए कि जाकर ये एनिटी जो वायलिन थी, जो फ्रांस में उन्होंने पहले छोड़ दी थी ड्यू टू सम वॉर इशूज़, ये वापस उनसे मिलने गए कि शायद अब वो मिल जाए और हम लोग शादी कर लें। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्हें कोई नहीं मिला। दैट्स वाई ही केम बैक टू इंग्लैंड, इसलिए वापस इंग्लैंड लौट के आए और इन्होंने अपनी स्कूल वाले प्यार, जो इन्हें स्कूल में प्यार हुआ था, शॉर्ट टाइम लव अफेयर चला था इनका मैरी हचिनसन से इन्होंने शादी कर ली। ठीक, चलिए ये तो रहा आज तक का। अब हम लोग आगे भी पढ़ाई करेंगे। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैरी हचिनसन से शादी हो गई है, इनकी लाइफ में वुमेंस का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, इनके कुछ फेमस वर्क हैं या कुछ और भी चीज़ें भी इनके बारे में रह गई हैं। क्योंकि इनकी जो डेथ है वो थोड़े टाइम बाद हुई है, तो इस बीच में इन्होंने काफ़ी चीज़ बनाई, काफ़ी चीज़ लिखी, इनका डाउनफॉल आया, इनका गोल्डन पीरियड जो है वो बताऊंगा मैं आपको, डाउनफॉल शुरू हुआ वो बताना है मुझे आपको अभी इनका, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी हैं। तो इसके बाद भी पार्ट अभी आते रहेंगे। अच्छा, जो पार्ट आते रहेंगे उससे पहले कुछ बात कर ली जाए तो वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर 2 बैचेस फॉर TGT एंड PGT स्टूडेंट्स। TGT और PGT दोनों की बैच शुरू हो रहे हैं हमारे पास। TGT का बैच जो है और PGT दोनों की जो प्राइजेज़ हैं ऑनलाइन बैच की, विच आर सेम 2500 ओनली, विच इज़ ऑन आवर जूम प्लेटफॉर्म। ये क्लासेस जो होंगी जूम पे होंगी या गूगल मीट पे होंगी। कोई अभी हमारी एप्लीकेशन नहीं है, यूट्यूब पे प्राइवेट लेक्चर लिए जा सकते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस के लिए हम लोग जूम प्रेफर करेंगे जिसमें डाउट सेशन एक अच्छी तरीके से हो जाए। ऑनलाइन बैचेस जो हैं हमारे वो शुरू हो रहे हैं 20 जून से, लेकिन जो बच्चे फिरोज़ाबाद के हैं, लोकल के हैं, जो ऑनलाइन ना पढ़ के ऑफ़लाइन पढ़ना प्रेफर करना चाहते हैं, तो वो ऑफ़लाइन बैच ले सकते हैं हमारा विच इज़ 700 मंथली। अभी 700 में आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएंगी। तो ये जो 700 हैं जो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, वो आपके लिए कम हो जाएंगे। बात करें अगर हम अपने एड्रेस की, तो इन फ्रंट ऑफ दाऊदयाल डिग्री कॉलेज, तिलक नगर, फिरोज़ाबाद 283203। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं 9870620015। दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर एंड 7417019035 ये कॉलिंग नंबर है। व्हाट्सएप दोनों पे ऑन है, कॉलिंग दोनों पे हो जाएगी, लेकिन अगर 9870620015 पे आप व्हाट्सएप करते हैं और 7417019035 पे आप कॉलिंग करते हैं, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट मी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सारी प्लेसेस पे वी आर अवेलेबल। इन सारे प्लेसेस पे अभी हम अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कहीं भी जाके ज्वाइन हमें कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को,